बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का। एसी मोटर किसे कहते हैं? ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर ले। इसके दो बेसिक पार्ट्स हैं, एक को स्टेटर बोलते हैं, दूसरे को रोटर बोलते हैं। स्टेटर जो है ये स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मोटर है, जबकि रोटर इज़ द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मोटर। इसके बाद सिंक्रोनियस स्पीड की डेफिनेशन है, ये आप लोग देख लें। और आखिर में मोटर के यूजेस हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। फैंस, पावर टूल्स, अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड कार्स etc। इसके बाद बैक ईएमएफ है। बैक ईएमएफ क्या होता है? जब इलेक्ट्रिक मोटर का कॉइल रोटेट करता है तो इस दौरान जो ईएमएफ इंड्यूस होता है इसका डायरेक्शन बैटरी के ईएमएफ के अपोजिट होता है। इस ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ बोलते हैं। और ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? याद रहे, बैक ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ फ्लक्स एंड स्पीड। ठीक है। और बैक ईएमएफ की जो वैल्यू है ये हमेशा अप्लाइड वोल्टेज से कम होती है। ये इक्वेशन आप लोग देख लें। इसमें वी क्या चीज़ शो करता है? वी शो करता है वोल्टेज को, अप्लाइड वोल्टेज को। एप्सिलॉन जो है ये बैक ईएमएफ को शो करता है। आई ए करंट को शो करता है और आर ए रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर को शो करता है। तो ये जो न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल 14.4 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपसे बैक ईएमएफ पूछा गया है। तो इसी फार्मूला को आप यूज़ करोगे। आई ओ ए को, आई आर को आप दूसरे साइड पे ले जाओ तो ये भी इससे माइनस हो जाएगा। तो ये फार्मूला जो है ये आप लोगों ने यूज़ करना है। इस तरह पीक पावर डिलीवर्ड पी इज इक्वल टू वी आई, और इस तरह एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट इन द मोटर। तो इसके लिए पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर का फार्मूला आप लोगों ने यूज़ करना है। अब ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन आप लोग देख लें। वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट स्टेप अप और स्टेप डाउन द करंट और वोल्टेज, जो करंट को स्टेप अप या स्टेप डाउन करे, या इस तरह वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करे। स्टेप अप स्टेप डाउन का मतलब ये कि इसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज करे। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर जो है इट डिपेंड्स ऑन द यूज़ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ट्रांसफार्मर के तीन मेन पार्ट्स हैं, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल एंड लेमिनेटेड आयरन कोर कनेक्टिंग दैम। प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल को कनेक्ट करने के लिए जो लेमिनेटेड आयरन कोर यूज़ करते हैं। तो ये टोटल तीन पार्ट्स हो गए ट्रांसफार्मर के। ठीक है। इसके बाद ये इक्वेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वी एस डिवाइड बाई वी पी इज़ इक्वल टू एन एस डिवाइड बाई एन पी। वी पी क्या है? प्राइमरी वोल्टेज। वी एस क्या है? सेकेंडरी वोल्टेज। एन पी शोज़ प्राइमरी टर्म्स, एन एस शोज़ सेकेंडरी टर्म्स। अगर एन एस बड़ा हो एन पी से तो इसका मतलब ये हुआ कि वी एस बड़ा होगा वी पी से, और ऐसे ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। इसके अपोजिट देख लें, अगर एन पी बड़ा हो एन एस से तो वी पी बड़ा होगा वी एस से, और ऐसे ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% होती है, और एनर्जी को हम स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकते। हम करंट को या वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसमें वोल्टेज और नंबर ऑफ़ टर्म्स की बात है। अब एक और इक्वेशन है जिसमें वोल्टेज और करंट की बात की गई है। तो याद रहे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो सेकेंडरी वोल्टेज है ये प्राइमरी करंट के इक्वल है, और इस तरह जो प्राइमरी वोल्टेज है इसके सामने सेकेंडरी करंट है, जबकि यहाँ पर सेकेंडरी वोल्टेज के सामने सेकेंडरी टर्म्स हैं और प्राइमरी वोल्टेज के सामने प्राइमरी टर्म्स हैं। ठीक है। तो ये चीज़, ये रिलेशन जो है ये आप लोग नोट कर लें। ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप अगर सेकेंडरी कॉइल में करंट ज़्यादा हो तो सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो कम होगा। अगर प्राइमरी कॉइल में करंट ज़्यादा होगा तो प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज कम होगा।
The long, thick cables of transmission lines are made of copper or aluminium because they have low resistance. High voltage transmission lines carry electricity long distances to a substation. The voltage is eventually reduced to 220 volts for larger appliances like stoves and clothes, dryers, and 110 volts for lights, TV, and other smaller appliances. तो ये कह रहा है कि जो ग्रिड स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका जो वोल्टेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको हम स्टेप डाउन करते हैं। इस वोल्टेज को हम 220 वोल्ट या 110 वोल्ट तक ले आते हैं। तो ये हमारा चैप्टर है। ये इसके की पॉइंट्स हैं। इसके अलावा ये इसके MCQs हैं, MCQs भी आप लोग देख लें, ठीक है। इसके अलावा जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसको भी गाइड से एक नज़र देख लें, ठीक है। 1 लाइन में 2 लाइन में आप लोग इसके आंसर अपने गाइड पे लिख लें या किसी पेज पे लिख लें, ठीक है। कंप्रहेंसिव क्वेश्चन को छोड़ दें। जहाँ तक न्यूमेरिकल की बात है तो न्यूमेरिकल नंबर 5 आप लोग ट्राई कर लें, और इस तरह न्यूमेरिकल नंबर ठीक है 5 जो है ये न्यूमेरिकल आप लोग सिर्फ ट्राई कर दें।